HBSC हरियाणा बोर्ड 2018 बी कोड है ना। कौन सा विटामिन, मतलब विच विटामिन इज सोल्यूबल इन वाटर? ऑप्शन है विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन बी। वाटर सोल्यूबल विटामिन, पहला क्वेश्चन है, एक एक नंबर के हैं ये। वाटर सोल्यूबल विटामिन में आता है विटामिन बी और विटामिन सी, विटामिन बी और विटामिन सी, दीज आर वाटर सोल्यूबल विटामिन। अभी ना स्टेट का एक पेपर हुआ था कल, जेबीटी वाले पेपर में आया था, विच विटामिन, विटामिन B12, B12 कंटेन विच मेटल? कल वाले पेपर में आया हुआ था विटामिन बोलते हैं, विटामिन बोलते हैं, वट एवर, विटामिन B12 कंटेन विच मेटल? तो ये आपके भी यहाँ आ सकता है क्योंकि केमिस्ट्री से ही है। तो कौन सा होता है? कोबाल्ट। तो वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन से है? बी और सी। और अगर इनसोल्यूबल पूछ ले तो ADEK, ठीक है, ये बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर से है। सेकंड क्वेश्चन है, नंबर ऑफ फैराडेज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 1 मोल ऑफ MnO4 -1 इंटू Mn+2। ये कहता है इसके 1 मोल को इसमें रिड्यूस करने के लिए कितने फैराडे चाहिए? फैराडे होता है कितना चार्ज चाहिए, मतलब बेसिकली। तो MnO4 में अगर देखेंगे तो मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट है +7, Mn+7, और आपको बनाना है Mn+2, तो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब 5 इलेक्ट्रॉन का मतलब चार्ज या नंबर ऑफ फैराडे रिक्वायर्ड कितने? 5f, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन 1f, 2 इलेक्ट्रॉन 2f, 3f, 5f। f का मतलब क्या होता है मैं बता देता हूं। f का मतलब होता है फैराडे कांस्टेंट, चार्ज कैरिड बाय 1 मोल इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज कैरी करता है? अब देखो 1 मोल को 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसका मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1f। क्यों होता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज? क्योंकि आपको पता है 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1f इज इक्वल टू, 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, समझ गए। और आपको ये पता है कि 1 मोल होता है 6.022 इंटू 10⁻23। इतने इलेक्ट्रॉन्स पर कितना होगा? तो दैट विल बी इक्वल टू अप्रोक्स 96500 कूलम। आगे बात समझ में कर लोगे? चलो, तो इसका आंसर क्या हुआ? 5f। क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रॉम द गिवन रेट कांस्टेंट। यानी आपको रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है, दिस इज 2.6 इंटू 10⁻⁻4 लीटर पर मोल पर सेकंड। ये रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो आपको बताना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो मैं आपको बता देता हूं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम 2 तरह से निकाल सकते हैं। नंबर 1, यूनिट देखकर, जस्ट बाई चेकिंग द यूनिट, इसके आगे क्या यूनिट लिखी हुई है। और दूसरा है रेट एक्सप्रेशन, रेट एक्सप्रेशन दे रखा हो। अब यूनिट कैसे देख के, मान लीजिए रेट कांस्टेंट की यूनिट दे रखी है मोल पर लीटर पर सेकंड। अगर ये वाली यूनिट है तो इट विल बी 0 ऑर्डर। अगर पर सेकंड दे रखा है तो फर्स्ट ऑर्डर, और लीटर पर मोल पर सेकंड है तो इट विल बी सेकंड ऑर्डर। एक तो ये तरीका है। तो कौन सी ऑर्डर होगी? इसका आंसर हो गया सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। रेट एक्सप्रेशन कैसे? मान लीजिए आपको ये दे दिया जाए कि R इज इक्वल टू K, A की पावर 3/2 एंड B की पावर -1, जैसे मान लीजिए ये दे दिया, तो ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर विल बी इक्वल टू 3/2 प्लस -1। तो ये ऑर्डर आ जाएगा, इनका दोनों का जोड़। द सम ऑफ पावर्स रेज्ड इन रेट लॉ, इन रेट लॉ के अंदर जो पावर रेज होती हैं उसका जोड़ करते हैं। बात समझ में आई? ओके। अगला है व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी? इट द 4th क्वेश्चन। O-1 मीटर स्क्वायर पर मोल, ओम मीटर स्क्वायर पर मोल, ओम इनवर्स मीटर स्क्वायर पर मोल, मोल, और एक है ओम -2 मीटर स्क्वायर पर मोल। देखो ये व्हाट इज द
यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, दिस इज द क्वेश्चन। देयर 4 ऑप्शन हैं इसमें, ये वाला तो है नहीं, ओम इनवर्स नहीं है इसमें, ठीक है, एक ये वाली नहीं है, ठीक है, ओम इनवर्स तो पक्का मिलेगा डेफिनेटली, ये वाली भी नहीं है, तो इसकी यूनिट ये होगी, ठीक है, तो मैंने सही लिखा है, ठीक है। तो व्हाट इज द क्वेश्चन था 5th, यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। तो यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी क्या होगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, या इसकी जगह मीटर स्क्वायर हो सकता है, इसकी जगह एस हो सकता है, और पर मोल, ये यूनिट होगी। अगला है 5वां क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग विच इज डाई बेसिक, इसमें से डाई बेसिक कौन सा है, देयर आर 4 ऑप्शंस, आई राइट हियर। फर्स्ट वन इज H3PO4, दूसरा H3PO3, तीसरा H3PO2, चौथा HClO4, इनमें से डाई बेसिक कौन सा है। अब डाई बेसिक का मतलब क्या होता है, जो 2 H आयन रिलीज कर सकता है, तो यहां पे ये तो है इसके पास एक H आयन, तो ये तो डाई बेसिक है नहीं, ये मोनोबेसिक होता है, ये भी नहीं है, ये ट्राई बेसिक होता है, ये भी नहीं है, तो दिस इज डाई बेसिक H3PO3। H3PO3 इज द राइट आंसर। कैसे स्ट्रक्चर देखेंगे इसका, तो P डबल बॉन्ड O H OH OH, यानी ऑक्सीजन के साथ लगा हुआ हाइड्रोजन ही आयनाइजेबल है, इसलिए इसमें 2 आयनाइजेबल हाइड्रोजन है, यानी द ऑक्सो एसिड्स में द हाइड्रोजन्स अटैच्ड विद ऑक्सीजन आर आयनाइजेबल हाइड्रोजन एंड दिस इंडिकेट द एसिडिटी और बेसिसिटी, मतलब एसिड के केस में बेसिसिटी को इंडिकेट करता है। तो राइट जो ऑप्शन है दैट विल बी H3PO3। ओके, अगला क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इज, 6th क्वेश्चन है ये, इनमें से स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा है। ऑप्शन लिख देता हूं मैं यहाँ पे, CH3 CH2 COOH, ये वाला स्ट्रॉन्गेस्ट है, दूसरा है CH3 COOH, ये वाला है, एंड दिस इज C6H5 COOH, ये है, या C6H5 CH2 COOH, इनमें से स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा है। तो बेंजोइक एसिड इज द, आर यू श्योर, बेंजोइक एसिड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, ठीक है। नेक्स्ट होगा 7वें में ऑप्शन नहीं है, बल्कि पूछा है राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। एक कंपाउंड दे रखा है CH3 CH2 होल ट्वाइस NCH3, इसका IUPAC नेम लिखना है, तो इसको वी कैन राइट, यहाँ पे N के साथ ना 2 दे रखे हैं, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, यहाँ पे CH3 CH2 N CH2 CH3, और यहाँ पे CH3 दे रखा है, तो ये इन दोनों को हम क्या मान लेते हैं, N के साथ अटैच्ड सब्सटीट्यूएंट, और ये वाला पेरेंटिंग में आ जाएगा, तो दिस विल बी N इथाइल N मिथाइल एंड इथेनामाइन। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। 8वां, इन द गिवन एल्काइल हैलाइड विच वन हैज मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, इनमें से किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है। आई राइट ऑप्शन हियर, पहला ऑप्शन है C2H5F, दूसरा है C2H5I, तीसरा है C2H5Cl, और अगला है C2H5Br। इनमें से हाँ मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट किसका है, हाँ इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है। अल्काइल पार्ट तो सेम है, देखो बॉइलिंग पॉइंट का फटाफट बताता हूं, अल्काइल पार्ट बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, अल्काइल पार्ट जैसे मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल ऐसे बढ़ता चला गया तो बढ़ेगा। विद ब्रांचिंग बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज, ब्रांचिंग अगर होगी तो बॉइलिंग पॉइंट, जैसे मान लिया पेंटेन के ही ले लो, एक तो एन पेंटाइल हो, ठीक है, एक फिर आइसो हो, एक फिर उसके बाद नियो हो, तो इस प्रकार से मतलब जितनी ब्रांचिंग होगी तो उससे घटेगा। यहाँ पे हेलोजन अगर एल्काइल पार्ट सेम है और हेलोजन है तो फ्लोरीन वाले का सबसे कम होगा, उसके बाद ब्रोमीन का, उसके बाद क्लोरीन का, और सबसे ज्यादा किसका होगा, आयोडीन का, क्योंकि साइज बढ़ा तो वंडरवाल फोर्सेस स्ट्रॉन्गर हो जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, C2H5F। तो वंडरवाल फोर्सेस पे डिपेंड करता है। अगला है 9th क्वेश्चन, राइट द इंक्रीजिंग ऑफ स्ट्रॉन्गेस्ट बेसिसिटी ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से बेसिक कैरेक्टर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो मैं जगह बना लूं,
समझ में आ रहा है? क्वेश्चन क्या है? C2H5NH2 C6H5NH2 C2H5 whole twice NH and C6H5CH2NH2। इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग लगाना है, यानी जिसको सबसे कम बेसिक स्ट्रेंथ है उसको पहले लिखा जाए। तो सबसे वीक बेस कौन सा है इसमें से? ये वाला, क्योंकि बेंजीन के साथ जब डायरेक्ट NH2 जुड़ा हुआ होता है तो ड्यू टू रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ जाएंगे, इट एक्वायर पॉजिटिव चार्ज, यानी अवेलेबिलिटी ऑफ, यानी डिस्पर्सल ऑफ लोन पेयर, यहाँ लोन पेयर की अवेलेबिलिटी कम है, तो एग्जैक्ट ऑर्डर जो होगा दैट विल बी लाइक दिस, ये सबसे कम आ गया। उसके बाद ये वाला C6H5CH2NH2, ये वाला होगा क्योंकि ये यहाँ पे पुलिंग का काम कर रहा है। उसके बाद फिर ये वाला होगा, और सबसे ज़्यादा कौन सा होगा? सेकेंडरी वाला सबसे ज़्यादा होगा, होल ट्वाइस NH। कोई डाउट? अगला, ये क्वेश्चन नंबर 11 था। क्या कंफ्यूजन सा दे रखा है इसमें? यस, सॉरी 9th क्वेश्चन था ये, दिस इज 9th क्वेश्चन। 10th में दे रखा है CH3C ट्रिपल बॉन्ड N और यहाँ पे H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकिल और यहाँ पे बन गया P, तो P विल बी, P क्या है? ऑप्शंस दे रखे हैं, वैसे ऑप्शन की जरूरत नहीं होनी चाहिए क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट है तो इट विल रिड्यूस। तो क्या बनेगा? P इज इक्वल टू CH3CH2NH2, यानी एडिशन होता जाएगा, रिडक्शन रिड्यूसिंग एजेंट है। यहाँ पे एक H जुड़ा, एक H जुड़ा, एक बॉन्ड कम, फिर एक H जुड़ा, एक H जुड़ा, एक बॉन्ड और कम, 2 बॉन्ड खत्म हो जाएंगे तो इथेनामाइन बनेगा। तो इसमें जो ऑप्शन दे रखा है बी इज करेक्ट ऑप्शन। आगे क्वेश्चन नंबर 11, विच बेस इज प्रेजेंट इन RNA बट नॉट इन DNA? RNA में होता है लेकिन DNA में नहीं होता। यूरेसिल, तो बायो ये तो पता ही है तुम्हें। तो बेस जो DNA में होते हैं वो 4 बेस होते हैं DNA में, 2 प्यूरिन बेस होते हैं और 2 पिरिमिडीन बेस होते हैं ना। तो प्यूरिन और पिरिमिडीन बेस में पहले तो चारों के नाम बताओ जो DNA में होते हैं। ग्वानिन, सीटोसिन, थायामिन और एडेनिन। ठीक है, तो एडेनिन, ये वाला एडेनिन हो गया, प्यूरिन बेस में आता है एडेनिन। ग्वानिन भी प्यूरिन में आता है। सीटोसिन और थायामिन जो है इसमें आता है। यूजुअली ऐसे याद करते हैं जिसमें वाई आया हुआ है तो वो पिरिडिन होता है। जैसे यहाँ वाई है तो इसमें भी वाई से लिखेंगे, जैसे THY थाय। ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हैं। तो ये प्यूरिन बेस और ये पिरिमिडिन बेस। RNA में जब चलते हैं तो उसमें थायमिन की जगह पे क्या हो जाता है? यूरेसिल। तो इसमें ये पूछा है कि एक ऐसा बेस जो RNA में होता है लेकिन DNA में नहीं होता, उसका नाम है यूरेसिल। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 12, विटामिन रिस्पॉन्सिबल फॉर कोगुलेशन ऑफ ब्लड इज, यानी ब्लड कोगुलेशन के लिए कौन सा विटामिन रिस्पॉन्सिबल है? विटामिन B1, विटामिन D, विटामिन K एंड विटामिन C। ब्लड कोगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा होता है? तो विटामिन K इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड कोगुलेशन। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 12। ये 12 क्वेश्चन आते हैं एक नंबर के। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है। व्हाट आर ब्रॉड स्पेक्ट्रम ड्रग्स? ब्रॉड स्पेक्ट्रम ड्रग्स क्या होती हैं? तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम ड्रग्स वो होती हैं द ड्रग्स विच आर यूज्ड फॉर ए लार्ज वैरायटी ऑफ बैक्टीरिया
ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, ऑल बैक्टीरिया पे जो ड्रग काम करती है उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम ड्रग्स बोलते हैं। गिव वन एग्जांपल, जैसे क्लोरमफेनिकोल एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, ये एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 3, ये दो नंबर के हैं। गिव एप्लीकेशन ऑफ एन टाइप एंड पी टाइप सेमी कंडक्टर्स। एन टाइप और पी टाइप सेमी कंडक्टर्स के की क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। तो ये थ्योरेटिकल बेस है, एनसीईआरटी से है, तो डायोड वगैरह में यूज होते हैं, रेक्टिफायर में भी शायद यूज होते हैं, एम्पलीफायर्स वगैरह में यूज होते हैं, एन टाइप पी टाइप वगैरह, है ना। तो ये तो फिजिक्स में भी आता है आपका, उसमें भी है। क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन द फॉलोइंग हेनरी लॉ एंड रावल्ट्स लॉ। हेनरी लॉ एंड रावल्ट्स लॉ, तो हेनरी लॉ की डेफिनेशन बता देता हूं मैं। द मास ऑफ ए गैस डिजोल्व्ड इन ए लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। एक डेफिनेशन तो ये है, क्या डेफिनेशन है, मास ऑफ ए गैस डिजोल्व्ड इन एनी लिक्विड, यानी किसी लिक्विड में कितनी मास घुली वो किस पे डिपेंड करती है, प्रेशर पे। और इसकी सेकंड डेफिनेशन क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन द लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस, ठीक है, यानी उसका कितना फ्रैक्शन है। और रावल्ट्स लॉ का मतलब क्या होता है, द पार्शियल वेपर प्रेशर, नॉट प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन लिक्विड, यानी सोलवेंट का, सोल्यूट का पार्शियल वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। तो ये स्टेटमेंट है, ये तो बुक से मिल जाएंगे आपको। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन डायामैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। देखो डायामैग्नेटिक क्या होता है, द सब्सटेंसेस विच आर वीकली रिपेल्ड और अट्रैक्टेड। रिपेल्ड, डायमैग्नेटिक रिपेल्ड होता है और पैरामैग्नेटिक क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। तो द सब्सटेंसेस विच आर वीकली रिपेल्ड बाई the magnetic substances are called diamagnetic substances and ferromagnetic का मतलब strongly attracted like iron, nickel, cobalt है, तो strongly attracted by the magnetic field या magnetic substance are called ferromagnetic substance। छठा, what is corrosion? very simple, corrosion का मतलब क्या होता है, eating of metals in presence of moisture और you know आयरन का एग्जाम्पल। गिव 2 मेथड्स टू प्रिवेंट इट। आगे मेथड पूछा है, इसको रोकने के लिए 2 मेथड बताओ। तो पहला मेथड तो आपका पॉलिशिंग, कोटिंग बाई अप्लाइंग ग्रीस, इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है, गैल्वेनाइजेशन होता है, और एक और होता है सैक्रिफिशियल लेयर। सैक्रिफिशियल लेयर का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए आपका लोहे का कूलर है, लोहे का कूलर है, उसका उस पर कहीं भी एक आप तार लगा दोगे, जैसे लोहे का जो कूलर है, इसका मतलब लोहे का जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, ये जो पोटेंशियल वैल्यू वो होता है माइनस का 0.44 वोल्ट। आयरन की अगर मान लीजिए आपने मैग्नीशियम का तार बांध दिया यहाँ पे, तो मैग्नीशियम का जो पोटेंशियल है वो क्या होता है, माइनस का 2.36 लगभग अप्रोक्स इतने वोल्ट। इसका मतलब ये है अगर हम इसको रिवर्स करते हैं तो मैग्नीशियम से मैग्नीशियम बनने की टेंडेंसी है, यानी मैग्नीशियम आयन बनने की टेंडेंसी वो प्लस है और इसकी भी प्लस होगी, तो किसकी ज़्यादा है, इसकी, यानी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ मैग्नीशियम इज ग्रेटर देन आयरन। तो हम रस्टिंग का जब वो देखते हैं, मैकेनिज्म देखते हैं, तो उसमें यही होता है भाई, आयरन क्या करता है, सबसे पहले आयरन किसी भी स्पॉट पे इलेक्ट्रॉन छोड़ता है और ये इलेक्ट्रॉन आगे फर्दर जाके क्या करते हैं, रस्टिंग की तरफ मतलब रिएक्शन को ले जाते हैं। तो वाटर वगैरह से रिएक्शन करते हैं, फिर अचायन निकलते हैं, तो उन अचायन की प्रेजेंस में रस्ट बनता है। तो ये मैकेनिज्म है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर में। तो यहाँ पे ना आयरन के कंपेरिजन में मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन जल्दी होगा। तो अगर मैग्नीशियम की तार बांध दी तो मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन होता रहेगा और तब तक होता रहेगा जब तक पूरा कंप्लीट मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज नहीं हो जाता है। ये ठीक उसी प्रकार की सैक्रिफिशियल बैरियर बोलते हैं। सैक्रिफिशियल, सैक्रिफाइस का मतलब अपने आप को सैक्रिफाइस कर देता है। ये उसी तरह से है, जैसे मान लीजिए फर्स्ट आगे एक बटालियन खड़ी है, एक पीछे खड़ी है, तो पीछे वाली पर आज तब तक नहीं आएगी जब तक आगे वाली खड़ी हुई है। तो इसका मतलब जब तक मैग्नीशियम प्रेजेंट है तब तक आयरन के ऊपर कोई रस्ट नहीं लगेगा। ठीक है। डिफरेंशिएट बिटवीन मोनोमर्स ऑफ बुना एस एंड बुना एन। बुना एस और बुना एन में डिफरेंशिएट करना है तो वेरी सिंपल, इन बुना एस की मोनोमर यूनिट लिख दो और बुना एन की मोनोमर यूनिट लिख दो। हाँ मैं बताता हूं अभी। बुना एन की मोनोमर यूनिट होती है ब्यूट 1,3 डाइईन एंड एन का मतलब होता है एक्राइलोनाइट्राइल। एक्राइलोनाइट्राइल फार्मूला में अगर लिखूं तो ब्यूट 1,3 डाइईन का होता है
CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, एक तो ये होता है, और प्लस में एक्राइलोनाइट्राइल होता है CH2 डबल बॉन्ड CH और Cn। ये बुनान की होगी। बुनान की जगह पे अगर मैं S लिखता हूं तो यहां पे मुझे क्या लगाना पड़ेगा, सिर्फ C6H5। ये वाली तो सेम रहेगी, इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, स्टाइरीन हो जाएगा। आई रिपीट, बुनान की मोनोमर यूनिट ब्यूटोन 3 डाइईन और एक्राइलोनाइट्राइल। इसकी क्या होगी, ब्यूटोन 3 डाइईन और क्या नहीं, बुनास की स्टाइरीन। ठीक है भाई, कर लोगे। आगे है फिनोल इज मोर एसिडिक देन इथेनॉल। 8वां प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8। फिनोल इज मोर एसिडिक देन इथेनॉल, यानी फिनोल होता है आपके पास जब बेंजीन के ऊपर OH लगा दें, और इथेनॉल होता है CH3CH2OH। कौन ज्यादा एसिडिक है? ऑफ कोर्स ये वाला एसिडिक है। क्यों एसिडिक है? इसके 2 रीजन मैंने आपको बताए थे। इसमें यहां पे ड्यू टू रेजोनेंस ये इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे और ये वाले यहां पे, तो रेजोनेंस जब बनेंगे तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो आपको आने ही चाहिए। तो यहां पे क्या बनेगा, OH लोन पेयर और प्लस, और यहां पे क्या आ जाएगा, माइनस, और ये फिर आगे ये फर्दर चलेगा। तो सभी बनने के बाद आपको पता है कि ड्यू टू रेजोनेंस ऑक्सीजन एक्वायर पॉजिटिव चार्ज विच वीकन OH बॉन्ड, जो OH बॉन्ड को वीक कर देते हैं। मैंने आपको बताया था जब ऑक्सीजन पर पॉजिटिव आता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई का मतलब ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा। अचायन इज इजीली किक्ड आउट, मतलब जल्दी छोड़ देगा ये। ऑन द अदर हैंड इन इथेनॉल इथाइल ग्रुप ड्यू टू +I इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑक्सीजन, ठीक है, एंड विच प्रोड्यूस डिफिकल्टी इन रिलीजिंग अचायन। दूसरा रीजन ये भी दे सकते हैं, आफ्टर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, आफ्टर रिमूवल ऑफ प्रोटॉन हाइड्रोजन आयन, फिनोक्साइड आयन इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, बट इन इथेनॉल आफ्टर रिमूवल ऑफ H ion, अल्कोक्साइड आयन यानी इथोक्साइड आयन इज नॉट स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। तो देयर आर 2 रीजंस, यू कैन राइट। आगे न्यूमेरिकल दे रखा है, बड़ा इजी सा न्यूमेरिकल है। ये कहता है 5.6 ग्राम 5.6 ग्राम ऑफ KOH इज डिजोल्व्ड इन 500 ml सॉल्यूशन। कैलकुलेट मोलैरिटी निकालनी है। 5.6 ग्राम KOH इसमें डिजोल्व की हुई है। मोलैरिटी का मतलब होता है 1 लीटर में कितने मोल डिजोल्व हैं, या डायरेक्ट यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला। मोलैरिटी का फार्मूला होता है वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट इनटू में 1000 अपॉन में वॉल्यूम किस में, ml में। ओके, WB का मतलब वेट ऑफ सोल्यूट इज 5.6 ग्राम। मोलर वेट ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड K का होता है 39, O का होता है 16, हाइड्रोजन का कितना होता है 56, यस 56 इंटू 1000 अपॉन में V कितना है 500। ये कितने पे कटेगा, 2 पे, और ये कितने पे कटेगा 0.1 पे, तो 0.2 m आ जाएगा आंसर। कर लोगे, 2 नंबर में है ये। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ वुड यू कन्वर्ट द फॉलोइंग। आप कैसे कन्वर्ट करेंगे प्रोपीन टू ऑल, प्रोपीन से प्रोपेन टू ऑल बनाना है। तो इट्स वेरी सिंपल, दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि प्रोपीन ये होता है और प्रोपेन टू ऑल का मतलब आपको यहां पे OH लगाना है। तो व्हाट विल यू डू, हाइड्रेशन कर देंगे बिल्कुल डायरेक्ट, H2OH आयन। जब हाइड्रेशन करते हैं OH यहां लगाना है तो हाइड्रेशन, और यहां लगाना हो तो हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो H2OH आयन लगा देंगे, तो इट विल बी CH3 CHOH एंड CH3। ये आपका कन्वर्ट हो गया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। तो दिस इज कन्वर्जन। एक और दे रखा है, दूसरा है बेंजाइल क्लोराइड से बेंजाइल अल्कोहल। इतना इजी भी कोई दे सकता है। बेंजाइल क्लोराइड टू बेंजाइल अल्कोहल। चलो भाई, बेंजाइल क्लोराइड क्या होता है, CH2Cl से क्या बनाना है बोलो, CH2OH बनाना है। तो क्या करें, एक्वस KOH, बस सिर्फ Cl को रिप्लेस करना है उससे, बन गया। अगला क्वेश्चन नंबर 11, राइट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। कुछ कोऑर्डिनेट कंपाउंड दे रखे हैं, NH3 5 Br SO4 ये नंबर 1 है,
दूसरा है K3FeCN6 और तीसरा है K3CrC2O4 होल थ्राइस। इनका IUPAC नेम लिखना है। चलो लिखें। सबसे पहले लिगेंड्स का नाम पेंटामाइन, Br का ब्रोमिडो, CO कोबाल्ट, ब्रैकेट में 3 सल्फेट, पेंटामाइन, ब्रोमिडो, कोबाल्ट, 3 सल्फेट। चलिए इसमें बताइए सबसे पहले के का पोटेशियम स्पेस दे देंगे। उसके बाद इसमें लिगेंड का हेक्सा साइनाइडो फेरेट 3, समझ रहे हो ना। इसका पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो क्रोमेट एंड 3, क्रोमेट 3। आसान है। चलो 12th का डिस्कस फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ ओर। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, हालांकि इस साल का जो पेपर आएगा CBSE का या हरियाणा बोर्ड का, उसमें फ्रोथ फ्लोटेशन नहीं है क्योंकि छठे चैप्टर से है ये मेटलर्जी एंड आइसोलेशन। तो वैसे पता होना चाहिए फ्रोथ फ्लोटेशन का मतलब होता है कंसंट्रेट करने के लिए, ओर को कंसंट्रेट करने के लिए, यानी उसमें प्रेजेंट इंप्योरिटीज को रिमूव करने के लिए जो मेथड अडॉप्ट करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मेथड ऑफ कंसंट्रेटिंग ओर। तो उसमें भी एक मेथड है फ्रोथ फ्लोटेशन। सल्फाइड ओर के लिए इसको अप्लाई करते हैं। पहली बात क्या है, इसमें सल्फाइड ओर को कंसंट्रेट करने के लिए इसको इस्तेमाल में लाते हैं। तो क्या करते हैं, एक टैंक ले लेते हैं, टैंक ले लेंगे, उसमें पानी ले लिया और ऑयल ले लिया। पानी और ऑयल लेने के बाद उसमें ओर डाल दिया। तो ये किस प्रिंसिपल पे डिपेंड करता है, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट ओर पार्टिकल्स आर वेटेड बाई ऑयल वेयर एज गैंग पार्टिकल्स, गैंग का मतलब इंप्योरिटी, गैंग पार्टिकल्स आर वेटेड बाई वाटर, यानी गैंग पार्टिकल वेटेड बाई वाटर, यानी गैंग पार्टिकल पानी में भीग जाएंगे और जो ओर पार्टिकल है वो ऑयल में भीग जाएंगे। इस प्रिंसिपल पे काम करता है। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको एजिटेट करते हैं, एयर ब्लो करके इसको हिलाते हैं अच्छी तरह से। हिलाएंगे तो फ्रोथ बनेंगे, किसके, ओर के ऊपर आ जाएगा फ्रोथ। उसको हम क्या कर लेते हैं, स्कीम्ड ऑफ हटा लेंगे। उसके बाद फिर ड्राई करके हम वहाँ से ओर को प्राप्त कर लेंगे। तो दिस इज फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। तो इसमें मेन बात याद रखने की सल्फाइड ओर के लिए इस्तेमाल होता है ये। तो ये क्वेश्चन नंबर 12वां था और 3 नंबर का था। क्वेश्चन नंबर 13, राइट द इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ फिनोल विद द फॉलोइंग। फिनोल की रिएक्शन लिखनी है इनके साथ। समझ में आ रहा है ना। चलिए फिनोल, राइट द रिएक्शन ऑफ फिनोल विद फॉलोइंग। फिनोल की रिएक्शन लिखनी है किसके साथ बोलो, Br2 वाटर नंबर 1, नंबर 2 में इसी में लिख दूं क्या, नंबर 2 में CHCl3 प्लस NaOH और नंबर 3 Na2Cr2O7 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4। ये 3 रिएक्शन लिखनी है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। Br2 वाटर में तो आपको पता है ट्राई ब्रोमो प्रोडक्ट बनेगा, ट्राई 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल, ये वाला बनेगा। ये वाली रिमर्टिमन रिएक्शन है, तो इसमें आप डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख सकते हो, OH एंड CHO सैलिसिल डिहाइड बनेगा और इसमें बेंजोक्विनोन बनेगा, बेंजोक्विनोन। तीनों NCERT से हैं। उसके बाद आगे है 14 क्वेश्चन, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द रिएक्शन, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द रिएक्शन क्या होता है, हाफ लाइफ पीरियड
केमिकल काइनेटिक्स में है। यानी मान लीजिए आपके पास कोई रिएक्टेंट है, कितने टाइम में इट विल रिड्यूस टू हाफ, यानी द टाइम टेकन बाय द रिएक्टेंट या टाइम टेकन इन विच हाफ ऑफ द रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, यानी जिसमें आधा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। और एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? ये एक्टिवेशन किसी में भी हो सकती है, फर्स्ट भी हो सकती है, सेकंड भी हो सकती है, सभी का होता है हाफ लाइफ तो। हाफ लाइफ तो सभी रिएक्शंस का होता है, ठीक है। जीरो ऑर्डर का भी हाफ लाइफ निकाला है हमने। इसमें डेफिनेशन बतानी है, व्हाट इज हाफ लाइफ, डिफाइन हाफ लाइफ, ठीक है ना। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इनिशिएट द रिएक्शन, यानी किसी रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उसको हम क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। या इसको हम ऐसे समझें, भाई मान लीजिए मॉलिक्यूल्स हैं, इनके पास कुछ एनर्जी है लेकिन इतनी एनर्जी नहीं है कि वे आपस में कोलाइड कर सकें और प्रोडक्ट बना सकें। तो इनके पास जो ऑलरेडी एनर्जी है वो एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स है। इनको कोलाइड करने के लिए मिनिमम एनर्जी चाहिए होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। और कितनी एनर्जी चाहिए उसको एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। दोनों बात बता के ना, मैं थ्रेशोल्ड और एक्टिवेशन में फर्क समझिए। भाई मान लीजिए मेरे पास कुछ एनर्जी है, ठीक है, और मेरे पास मतलब मैं बोर्ड पे लिख नहीं पा रहा बिकॉज ऑफ माई एनर्जी इज वेरी लो। इसका मतलब ये तो नहीं है कि मेरी एनर्जी बिल्कुल ही खत्म है। तो मुझे कम से कम कितनी एनर्जी चाहिए ताकि मैं ब्लैक बोर्ड पे या इस पे बोर्ड पे लिख पाऊँ? तो वो तो होगी थ्रेशोल्ड एनर्जी। और मान लीजिए मेरी मिनिमम एनर्जी है, भाई मान लीजिए मुझे ना लिखने के लिए 500 किलो जूल एनर्जी की जरूरत है और मेरे अंदर बची हुई है 300 किलो जूल, तो मुझे कितनी और चाहिए? 200 और चाहिए। तो जो एनर्जी चाहिए, जो गैप है ना, ऑलरेडी प्रेजेंट एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल कितनी अब्जॉर्ब की, वो एक्टिवेशन, और टोटल कितनी चाहिए वो थ्रेशोल्ड। नहीं आया समझ में? अमाउंट ऑफ एनर्जी कंटेंट बाय द मॉलिक्यूल क्या होगा? नहीं, कंटेंट बाय द मॉलिक्यूल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। उसके बाद मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द कोलिजन टू मेक द प्रोडक्ट, इफेक्टिव कोलिजन के लिए, तो उसको क्या बोलेंगे? थ्रेशोल्ड, ठीक है। और मिनिमम एनर्जी अब्जॉर्ब्ड बाय द मॉलिक्यूल, उसको हम क्या बोलेंगे? एक्टिवेशन एनर्जी। या फिर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखिएगा ना, तो इसकी डेफिनेशन बड़ी सिंपल सी है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको हम क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। कैसे? एग्जांपल दे रखा है एनसीईआरटी में, H2 + I2 ने कंबाइन किया तो यहाँ पे HH है, यहाँ पे I है, लेकिन जब प्रोडक्ट बनता है तो क्या बनेगा? यहाँ पे धीरे धीरे बॉन्ड बनाना शुरू करते हैं और ये धीरे धीरे हल्के हल्के होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो दिस इज ट्रांजिशन स्टेट, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो इससे ये बना, ये बनने के बाद क्या हो जाएगा? यहाँ से टूट जाएगा ये, एंड इट विल फॉर्म 2HI। तो इसका मतलब यहाँ से ये बन गया ना, ये बन गया, इसका मतलब रिएक्शन स्टार्ट हो गई। तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक पहुंचने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? उसको हम क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। ब्राउनियन मोमेंट क्या होता है? हाँ, जिगजैग मोमेंट ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स, ठीक है। डिस्कस करना है तो इसमें इसके बारे में और भी लगा सकते हैं। भाई ये स्टेबिलिटी ऑफ द सोल या जो कोलोइडल सॉल्यूशन है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। क्यों होता है कंटिन्यूस बॉम्बार्डमेंट ऑफ द पार्टिकल्स, तो इस टाइप से। टिंडल नहीं है, ब्राउनियन में पूछा है, उसी की वजह से तो होता है। टिंडल अलग चीज़ है। टिंडल में तो होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलोइडल पार्टिकल। वो उसका रीजन तो यही होगा ना कि वो ब्राउन नहीं, इसमें ये कह रहा है कि पार्टिकल्स लगातार क्यों घूमते हैं। पार्टिकल्स जिगजैग मोशन में ऐसे ऐसे पार्टिकल घूमते रहते हैं सॉल्यूशन के अंदर। क्यों घूम रहे हैं? क्योंकि जो सोलवेंट पार्टिकल का बॉम्बार्डमेंट होता रहता है आपस में टकराने की वजह से। डिस्क्राइब द फॉलोइंग स्टीफन रिएक्शन। तो स्टीफन रिएक्शन तो बड़ी आसान सी है, डिस्क्राइब लिखा है, इसका मतलब आपको उसके बारे में कुछ लिखनी पड़ेगा, 2 लाइन ऊपर, उसके बाद नीचे आंसर लिखना है। बता देता हूँ, स्टीफन रिएक्शन कौन से चैप्टर में है? एल्डिहाइड कीटोन वाले में है। तो लिखेंगे व्हेन
नाइट्राइल्स, अल्काइल नाइट्राइल कर लो या अल्केन नाइट्राइल या वट एवर है ना, RCN आर ट्रीटेड विद SnCl2 प्लस HCl, तो इट विल फॉर्म इमाइन NH, H यहाँ पे, H यहाँ पे, एंड फर्दर ऑक्सीडेशन हाइड्रोलिसिस किया इसका, तो इट विल फॉर्म CH3CHO। तो दिस इज स्टीफन रिएक्शन। और रोजनमेंट रिडक्शन तो आसान ही है, रोजनमेंट रिडक्शन दोनों अल्डिहाइड वाले में से है। रोजनमेंट क्या होता है, C डबल बॉन्ड हो Cl, इसको किसके साथ किया, H2 प्लेडियम BaSO4, तो क्या बना देगा CH3 C डबल बॉन्ड हो H, कर लोगे। या इसके और में एक क्वेश्चन दे रखा है, कन्वर्ट बेंजीन इनटू, बेंजीन को कन्वर्ट करना है, या लिख लूं, बेंजीन से बनाना है बेंजल्डिहाइड, फिनाइल एसिटिक एसिड, मिथाइल बेंजोएट। तो बारी बारी से लिख देता हूं, एक तो बेंजीन से बनाना है बेंजल्डिहाइड, दूसरा क्या बनाना, क्या करना है बोलो, बेंजीन से बेंजल्डिहाइड। तो कैसे बनाएंगे, हाँ पहले हम इसको टोल्यूइन में कन्वर्ट कर लेते हैं और उसके बाद फिर आगे एटार्ड लगा देंगे उसके ऊपर, एटार्ड रिएक्शन। एटार्ड नहीं लगाओ तो दूसरी और भी कई तरीके हैं काफ़ी। तो फर्स्ट बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनाता हूं मैं, तो CH3 कैसे लगाऊंगा मैं, CH3Cl एनहाइड्रस AlCl3, दिस इज फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। तो क्या बनेगा, CH3 टोल्यूइन बन गया ये। उसके बाद मैं इसको ट्रीट करता हूं किसके साथ, नंबर 1 CrO2Cl2 CS2 और नंबर 2 H2O HIN। कौन सी रिएक्शन है ये, एटार्ड रिएक्शन। क्या बनेगा CHO, ठीक है। दूसरा है फिनाइल एसिटिक एसिड, बेंजीन से बनाना है फिनाइल एसिटिक एसिड। देखो कंफ्यूजिंग है, फिनाइल एसिटिक एसिड। अब एसिटिक एसिड का फार्मूला तो आपको पता है, CH3COH होता है, इसका एक H हटा के यहां पे लगा दिया, दिस इज फिनाइल एसिटिक एसिड। तो इसमें सबसे पहले आपको ये तो किया ही, देखो बेंजीन से ये तो बनाना पड़ेगा, क्यों भाई, CH3Cl एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है। फ्रेडल क्राफ्ट लगा दी, क्या बना टोल्यूइन, टोल्यूइन को क्या किया मैंने Cl2H न्यू, क्या बना बोलो, बेंजाइल क्लोराइड बन गया। बेंजाइल क्लोराइड को किसके साथ किया मैंने, KCN के साथ, क्या बन गया CH2CN। और उसके बाद इसका हाइड्रोलिसिस कर दो, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस H2O HIN, क्या बन गया बोलो। या और भी कोई तरीका समझ में आता है आपको, यही बनेगा। अगला मिथाइल बेंजोएट, बेंजीन से क्या बनाना है, मिथाइल बेंजोएट। फार्मूला बता दो मिथाइल बेंजोएट का, मिथाइल बेंजोएट, देखो बेंजोएट, बेंजोइक एसिड का जब एक H हटा दिया तो बेंजोएट बन गया, और ये मिथाइल, दिस इज मिथाइल बेंजोएट, ये बनाना है। तो सबसे पहले क्या करूं मैं, इसको बेंजोइक एसिड बना दूं, और बेंजोइक एसिड बनाने के बाद आगे हो जाएगा रिएक्शन। एस्टर बनाना है, तो एस्टर बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, एस्टर बनाने के लिए हमें एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन लगानी पड़ेगी, और तो कोई तरीका सूझता ही नहीं हमें। तो सबसे पहले मैं क्या करूं, इसको बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करूं। तो पहले तो मैंने ये बना दिया, उसको फिर क्या क्या करूं मैं, इसको KMnO4 KOH के साथ कर दूं, क्या बनेगा COK नंबर 1 पे, और नंबर 2 पे HIN लगाएंगे, तो इट विल कन्वर्ट इनटू बेंजोइक एसिड। और इसको मैंने किसके साथ ट्रीट कर दिया फिर, CH3OH के साथ, मिथेनॉल के साथ। तो यहां से OH और यहां से H, वाटर निकल गया, ये एसिडिक मीडियम में होगी रिएक्शन, एंड इट विल बी व्हाट COOCH3 मिथाइल बेंजोएट। आ गया समझ में। अगला 17वां क्वेश्चन, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग। XeF2 का स्ट्रक्चर बताना है भाई। XeF2 बड़ा इजी सा है, Xe ऊपर F नीचे F, इधर लोन पेयर, इधर लोन पेयर, और ये वाला, ये XeF2 लीनियर। BrF3, BrF3, तो इट्स वेरी सिंपल, BrF F F,
ठीक है, कैसे वेस्पर से निकाली मैंने ये। वेस्पर में क्या होता है, सीधा ब्रोमीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, 3 इधर से शेयर हुए, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स, 2 से डिवाइड करो कितने हो गए 5 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। इस 5 में 3 बॉन्ड पेयर है, 2 लोन पेयर है। अब 5 के हिसाब से शेप क्या बनेगी, ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। अब ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल में क्या होगा, 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। बात समझ में आई। ये 5 नंबर में क्वेश्चन है, ठीक है, ए पार्ट है 5 वाले का। दूसरा, राइट द स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन व्हाइट फास्फोरस एंड रेड फास्फोरस। व्हाइट फास्फोरस और रेड फास्फोरस के स्ट्रक्चरल डिफरेंस बताना है। स्ट्रक्चरल डिफरेंस का मतलब स्ट्रक्चर बेस्ड डिफरेंस बताना है, तो दोनों का स्ट्रक्चर बताना है भाई, क्या डिफरेंस है स्ट्रक्चर में। तो व्हाइट फास्फोरस इज हाईली रिएक्टिव बिकॉज ऑफ एंगुलर स्टेट, ठीक है, और व्हाइट फास्फोरस का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, इस टाइप से, मतलब इट्स नॉट लाइक प्लेनर, 3 नीचे 1 2 3 और 1 उसके ऊपर, ऐसे ट्राइपॉड की तरह से, ठीक है। और ये किसका हो गया बोलो, व्हाइट फास्फोरस। और रेड फास्फोरस का क्या होगा, हाँ बिल्कुल, इधर से ऐसे, इस टाइप से आगे आगे चलता रहेगा, ये रेड फास्फोरस। अगला है H2O, H2S, H2SE, H2 ऑक्सीजन सल्फर, ये SC लिखा हुआ है, गलत प्रिंट है, SC आएगा, SE आएगा, सेलेनियम। पेपर में दे रखा है H2SC, ये गलत है। ओके, हाँ यहाँ टेलुरियम है, सॉरी, अब ठीक है। अरेंज दीज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक करैक्टर। अब साइज बढ़ेगा, साइज क्या होता है, ऑक्सीजन सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, ये तो रेडियो एक्टिव है, छोड़ो इसको। ये वाला साइज नीचे की तरफ बढ़ रहा है, अब साइज बढ़ेगा तो क्या होगा, हाँ बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, चाइनीज इजीली रिलीज्ड। तो इसका मतलब ऑर्डर लिखना है इसका, इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो सबसे कम H2O, फिर H2S, ऑक्सीजन सल्फर, सेलेनियम, H2SC, और सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, H2TE। बताओ समझ में आ रही है कि नहीं बात। इसके और में भी दे रखा है एक क्वेश्चन, अकाउंट फॉर द फॉलोइंग, NH3 इज स्ट्रॉन्गर बेस देन PH3। NH3 इज स्ट्रॉन्गर बेस देन PH3। दोनों के पास लोन पेयर है, लेकिन ये वाला ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। क्यों है, स्मॉलर साइज की वजह से इलेक्ट्रॉन कम डिस्पर्स्ड है, इसलिए ज्यादा स्ट्रॉन्गर बेस है ये। दूसरा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ F2 की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है इज लेस देन दैट ऑफ क्लोरीन। साइज छोटा है, बॉन्ड लेंथ कम होनी चाहिए, लेकिन फिर भी इसको कम एनर्जी चाहिए टूटने के लिए। क्यों, बिकॉज ऑफ यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में आपस का जो रिपल्सन है उसकी वजह से इसमें कम चाहिए होती है, ये रीजन आ जाएगा इसका। अगला है ASH3, NH3, PH3 और BiH3। अरेंज दीज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताना है आपको। तो सबसे देखो मैं लिख देता हूं एक बार, NH3 नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ठीक है, ये सीरीज होती है इसमें। तो यहाँ पे ना ये वाला यहाँ आएगा, देखो NH3। तो सबसे ज़्यादा किसका है, BiH3 का, सबसे ज़्यादा किसका है, BiH3 का। फिर उसके बाद सॉरी किस में लिखा है, पूछा है इसने, इंक्रीजिंग का मतलब सबसे कम किसका है, PH3 का। PH3 का सबसे कम है, फिर ASH3 का है, फिर NH3 का है, फिर SBH3 का है और BiH3 का है। दिस इज द करेक्ट ऑर्डर। NH3 का इन दोनों से ज़्यादा क्यों है, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इनका सबसे ज़्यादा क्यों है, बिकॉज साइज इतना बड़ा है कि इनमें वंडरवाल फोर्सेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन पूछा है, डिस्क्राइब द प्रिपरेशन एंड पोटेशियम परमैंगनेट।
प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 की प्रिपरेशन। तो KMnO4 की प्रिपरेशन एनसीईआरटी में है, बट इस साल के लिए ये वाला जो आपके सिलेबस से कट है। तो पायरोलुसाइट एक और होता है, MnO2 को पायरोलुसाइट बोलते हैं, इससे हम इसको प्रिपेयर करके चलते हैं। और KMnO4 की रिएक्शन लिखनी है SO2 ऑक्जेलिक एसिड FeSO4 के साथ, ये वाला भी सिलेबस से कटा हुआ है अब की बार, ठीक है, बाकी बुक में है ये। उसके बाद इसके और में दे रखा है राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Fe+2 CrMn+2, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो इसमें एक बात ध्यान रखनी है, कैसे लिखेंगे सबसे पहले मुझे बताओ। Fe+2 का आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26, तो क्या करूं मैं? Fe+2 26 होता है एटॉमिक नंबर, तो शुड आई राइट एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर 26 या 24? 24 के लिखो, गलत हो जाएगा तुम्हारा। अगर तुमने 24 के लिए लिखा तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी रॉन्ग, ठीक है। चलो दोनों तरीका बता देता हूं, डिफरेंशिएट कर देता हूं कैसे होगा। मान लीजिए इसने 2 इलेक्ट्रॉन, आपने दिमाग लगाया, अब इसने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े हुए हैं, तो क्या है आपके पास 24 के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? आर्गन 3d4 4s2 18 2 20 4 24, ठीक है। अब मैं 26 के लिए लिखता हूं। 26 के लिए क्या आएगा बोलो? आर्गन 3d6 4s2। लेकिन 26 में से क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए इसने, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम आउटर मोस्ट सेल, तो यहां से 2 गए तो 0, दोनों अलग है। इसका मतलब कौन सा सही है? नीचे वाला सही है, ये वाला गलत है। करना क्या है, इलेक्ट्रॉन्स पहले नहीं घटाने, पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, उसके बाद आउटर सेल में से इलेक्ट्रॉन हटाने होते हैं। ये दिस इज द राइट वे। क्रोमियम का तो आपको पता ही है, एक्सेप्शनल केस होता है क्रोमियम का। आर्गन 3d4 4s2 होता है। अब क्योंकि ये नियर टू एग्जैक्टली हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा। दिस इज राइट आंसर। मैग्नीज +2 है, तो मैग्नीज का 25 होता है 25 एटॉमिक नंबर, तो आई विल राइट फॉर द 25 क्या? आर्गन 3d5 4s2 हो गया। क्योंकि इसका +2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन हटा दिए यहाँ से, ये 0। दिस इज द राइट कॉन्फ़िगरेशन। और लास्ट में लिखा है वाइट ट्रांजिशन मेटल फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। तो ट्रांजिशन मेटल्स के बीच में काफ़ी स्पेस होता है, एंड स्मॉलर साइज्ड एटम लाइक बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन एटसेट्रा कैन इंट्रैप इन द इंटरस्टिशियल साइट्स, हेंस दे फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड। दिस वाज द पेपर फॉर 3 आवर्स, ठीक है।